नमस्कार, जी बिजनेस पर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं पावर ब्रेकफास्ट। आपके साथ मैं हूं मानसी दवे। हफ्ते का पहला कारोबारी सत्र और विदेशी बाजार के संकेत तो हम जानेंगे ही। एशियाई बाजार की शुरुआत में फिलहाल एसजीएक्स निफ्टी 14,470 के लेवल्स पर करीब 175 अंकों की गिरावट दिखा रहा है। वहीं तमाम एशियाई बाजार की अगर बात करें तो फिलहाल जो ट्रेंड देखने को मिल रहा है आपके टीवी स्क्रीन पर आपको बता रहे हैं। यहाँ पर डाउ फ्यूचर्स में करीब 100 अंकों की कमजोरी देखने को मिल रही है। हालांकि एशियाई बाजार में जापान के बाजार की अगर बात करें एक सपाट ट्रेंड यहाँ पर आप देख पाएंगे। इस बीच हांगकांग के बाजार में भी उतार चढ़ाव के साथ ही ट्रेड देखने को मिल रहा है। लेकिन शुक्रवार के ट्रेडिंग सेशन में अमेरिकी बाजार की अगर बात करें लगातार नए रिकॉर्ड्स एसएनपी दिखाते हुए 12वें दिन भी रिकॉर्ड बनाया और डाउ में भी 165 अंकों की बढ़त के साथ ही हमने ट्रेड देखा है। इसी तरह नैस्डैक में भी करीब 13-14 अंकों की बढ़त के साथ 14,052 के स्तरों पर ट्रेड शुक्रवार के दिन क्लोज होता हुआ दिखा। लेकिन इन तमाम विदेशी बाजार को कैसे समझा जाए, भारतीय बाजार के लिए कोरोना के बढ़ते आंकड़े कितनी परेशानी का कारण बन सकते हैं, सब कुछ विस्तार से एक बार समझ लेते हैं दीपांशु भंडारी से। दीपांशु, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले विदेशी बाजार के संकेत आज कैसे लग रहे हैं? गुड मॉर्निंग मानसी। और इस समय अगर आप देखेंगे तो जरूर थोड़ी सुस्ती आपको दिखेगी जहां तक एशिया के बाजारों का सवाल है। ऑफ कोर्स हमारे खुद के जो डोमेस्टिक फैक्टर्स हैं इसकी वजह से एसजीएक्स निफ्टी पर प्रेशर बन रहा है, पर वैसे ग्लोबल मार्केट्स एकदम ठीक ठाक हैं और अब नतीजों पर ही फोकस रहने वाला है फ्रंट एंड सेंटर, क्योंकि ग्लोबली काफी सारे बड़े नतीजे आने वाले हैं। बल्कि अगर आप यूएस की बात करें तो S&P 500 में से 80 कंपनीज के नतीजे इस हफ्ते आएंगे, जिसमें से नेटफ्लिक्स, इंटेल, IBM, जॉनसन एंड जॉनसन, कोका कोला, उनकी सारी बड़ी एयरलाइंस और काफी सारे अन्य नतीजों का सवाल है। तो यहां पर फोकस रहेगी। साथ ही यूएस में इस हफ्ते मार्च महीने के हाउसिंग सेल्स के डेटा आएंगे, वो एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। और ईसीबी की पॉलिसी है थर्सडे को, जहां पर हमारी नजर रहेगी। पिछले हफ्ते की बात करें तो अमेरिकी बाजारों में जो ये रिकॉर्ड रन चल रहा है वो बरकरार रहा। डाउ 160 अंक उछलकर नए रिकॉर्ड पर आते हुए दिखा। वहीं S&P 500 पर हमने देखा लगातार 12वें दिन नया रिकॉर्ड बना है। टेक्नोलॉजी स्टॉक्स पर थोड़ा सा दबाव था। सेशन के एंड में हल्की सी रिकवरी हुई और नैस्डैक पॉजिटिव क्लोज होते हुए दिखा, पर मजबूत नतीजों के सहारे पर ही हम देख रहे हैं कि अमेरिकी बाजारों में पिछले हफ्ते तेजी रही और इस हफ्ते भी नतीजों पर ही फोकस रहेगा। इसके अलावा जो 10 साल की बॉन्ड यील्ड है वो भी अब एकदम सुस्ता गई है, 1.56% के करीब ट्रेड हो रही है, तो वहां से बाजार को कोई चिंता नहीं है। एनर्जी शेयर्स में हमने जरूर फ्राइडे के सेशन पर थोड़ी मुनाफा वसूली आती हुई देखी। यूरोप में ये बात करें तो यहां पर भी दमदार एक्शन देखने को मिला। आधे से 1.5% तक की तेजी आपको यूरोप के बाजारों से आती हुई दिखी। कच्चे तेल पर ऊपरी स्तरों से हल्का दबाव दिखा, पर पिछला हफ्ता अच्छी गेंस के साथ कच्चे तेल ने ट्रेड करा। $67 के करीब ब्रेंट ट्रेड करते हुए दिख रहा है। वहीं सोने में भरपूर एक्शन था। 4 महीनों के बाद सबसे अच्छा हफ्ता रहा सोने में और फिलहाल 7 हफ्तों की ऊंचाई के करीब ही आपको सोना दिखेगा। डॉलर 4 हफ्ते के निचले स्तर पर है, यहां पर हमने थोड़ा दबाव बनते हुए देखा है। ओके, तो चलिए ये विदेशी बाजार के संकेत। लेकिन दीपांशु, अब क्योंकि कोरोना के बढ़ते गंभीर हालात हो रहे हैं, कोरोना का अपडेट भारत में फिलहाल कोरोना के आंकड़े कितने परेशानी दिखा रहे हैं, आप बताएं। बिल्कुल, कोरोना का संक्रमण भारत में तो काफी तेजी से फैल रहा है, बट दुनिया भर में भी काफी सारे देश हैं जहां से कोरोना की चिंता बढ़ती हुई दिख रही है और एक बड़ा आंकड़ा ओवर द वीकेंड क्रॉस करा है। अब दुनिया भर में कोरोना से मरने वालों की संख्या 30 लाख के पार हो गई, 3 मिलियन के पार है। तो ये एक जरूर खराब आंकड़ा आते हुए दिखा है। जहां तक भारत की भी बात है, हमने देखा कि पिछले 2 हफ्तों में जो भारत का एक्टिव केस लोड था वो डबल हो चुका है, यानी कि अब भारत में जो एक्टिव मामले हैं वो 19 लाख के पार हैं और पिछले 2 हफ्तों में हमने देखा है काफी तेजी से यह संक्रमण फैला है। बल्कि अगर आप कल की बात करें तो पिछले 24 घंटों में 2.25 लाख नए केसेस आए हैं, जो कि एक तरह का रिकॉर्ड है और अनफॉर्चुनेटली 1625 लोगों की मौत भी हो चुकी है। अब भारत में कुल 1.5 करोड़ कुल मामले हो चुके हैं, जिसमें से मैंने कहा फिलहाल 19 लाख मामले एक्टिव केसेस हैं। दिल्ली में भी हमने देखा कि कल एक दिन में 25,000 से ज्यादा नए मामले सामने आते हुए दिखे हैं। महाराष्ट्र में जैसे आप बता रही थी रिकॉर्ड 68,000 नए मामले सामने आए। तो मेट्रो सिटीज और काफी सारे बड़े राज्यों में काफी तेजी से फैल रहा है कोरोना। काफी सारी स्टेट्स ने ऑलरेडी रेस्ट्रिक्शंस बढ़ा दिए हैं। खबरें आ रही हैं कि राजस्थान में भी कुछ रेस्ट्रिक्शंस लग रही हैं। इसके अलावा हमने देखा है कि बिहार में प्रतिबंध बढ़ा दिए गए हैं। 15 मई तक स्कूल्स, सिनेमा हॉल्स, कॉलेजेस बंद रहेंगे। इसके अलावा रोज रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू भी रहेगा। पीएम मोदी ने कल एक समीक्षा बैठक भी करी है, जहां पर उन्होंने हेल्थ केयर ऑफिशियल्स और सारे ब्यूरोक्रेट्स को कहा है कि 45 से ज्यादा उम्र के लोगों को वैक्सीनेशन जल्द से जल्द करवाई जाए और साथ ही ट्रैकिंग, ट्रेसिंग और टेस्टिंग यहीं पर फोकस बढ़ाना चाहिए कोरोना को काबू में लाने के लिए। बिल्कुल दीपांशु, शुक्रिया। यहाँ पर
खबरों वाले शेयर्स, कोरोना का अपडेट, और अब आपसे थोड़ी देर में खबरों वाले शेयर्स भी जानेंगे, लेकिन एफआईएस डीआईएस का एक्शन क्या है वो आपको बता देते हैं। कैश मार्केट में 438 करोड़ की खरीदारी एफआईएस की तरफ से आते हुए दिखी है। ठीक इसी तरह कैश मार्केट में डीआईएस की भी खरीदारी के आंकड़े हैं 658 करोड़ के। वायदा बाजार में एफआईएस 4027 करोड़ की खरीदारी कर रहे हैं। तो क्लियरली खरीदारी के आंकड़े फिलहाल सामने आते हुए दिख रहे हैं, एफआईएस की तरफ से कैश मार्केट वायदा बाजार में, वहीं डीआईएस की तरफ से कैश मार्केट में। चलिए तमाम संकेतों को समझते हुए हफ्ते के पहले कारोबारी सत्र के दिन आपके लिए भारतीय बाजार पर पहली रणनीति क्या होनी चाहिए ये जानने का वक्त है, और हमारे साथ जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी अब जुड़ रहे हैं। अनिल सर, गुड मॉर्निंग। विदेशी बाजार के संकेत, एफआईएस डीआईएस की खरीदारी, वहीं कोरोना का भारत बाजार में बढ़ते आंकड़े, गंभीरता कैसी समझी जाए इसकी, और आज के लिए पहली रणनीति क्या होगी? गुड मॉर्निंग मानसी। देखिए, बाकी सब तो ठीक है, ग्लोबल मार्केट्स भी ठीक है, एफआईएस के डेटा भी बुरे नहीं है, किसी लिहाज से वहाँ भी खरीदारी होती दिखी। लेकिन वीकेंड पर जिस तरह से कोरोना के मामले बढ़कर आए, आमतौर पर शनिवार रविवार के मामले थोड़े कम होते हैं, लेकिन इस बार जिस तरह की रिपोर्ट मामले बढ़कर आते हुए दिख रहे हैं, जिस तरह की मेडिकल इमरजेंसी जैसे हालात दिख रहे हैं, उसको देखते हुए बाजार पर उसका डेफिनेटली असर पड़ता हुआ आपको नजर आएगा। और इस वक्त सबसे ज्यादा अहम फैक्टर बाजार के लिए कोरोना का ये बढ़ता हुआ प्रकोप ही रहेगा। तो उस लिहाज से जो ऐसे से आपको कमजोरी के संकेत दे रहा है वो बिल्कुल उसी को दर्शाता हुआ नजर आ रहा है। तो ऐसा लगता है कि बेहतर ग्लोबल संकेतों के साथ भले ही चाहे एफआईएस की खरीदारी हो, बाजार के लिए थोड़ा सा जब तक ये कोरोना का कहर कम नहीं होता बहुत तेजी दिखा पाना मुश्किल होगा। पिछले 3 ट्रेडिंग सेशन बाजार के लिए अच्छे भी रहे रिकवरी वाले, तो आज थोड़ा करेक्शन आने की संभावना नजर आ रही है हफ्ते के पहले दिन। उस लिहाज से अब 14,350, 14,450 इमीडिएटली बाजार के लिए एक सपोर्ट रेंज के तौर पर काम करेगा। ऊपरी स्तर पर 14,675, 14,775 ये 100 पॉइंट की रेंज ऐसी है जहां पर प्रॉफिट बुकिंग आपको आती हुई दिखती है। बैंक निफ्टी का जहां तक सवाल है, 30,725, 30,800 ये अगला अहम सपोर्ट बैंक निफ्टी पर है। और ऊपरी स्तरों पर बैंक निफ्टी में भी 32,525, 32,675 के लेवल्स आपको जहां पर प्रॉफिट बुकिंग आती हुई नजर आ सकती है। तो कुल मिलाकर कमजोर शुरुआत होगी, और कमजोर शुरुआत के बाद देखते हैं बाजार क्या इन अहम सपोर्ट रेंज को होल्ड कर पाते हैं या नहीं। लेकिन एक चीज साफ है कि इस वक्त बाजार के लिए सबसे बड़ा फोकस पॉइंट ग्लोबल मार्केट के बजाय डोमेस्टिक ट्रिगर्स ही हैं, और वो अच्छे नहीं है। बिल्कुल अनिल सर, शुक्रिया ये तमाम जानकारी के लिए और साथ ही स्ट्रैटेजी हमें बताने के लिए। तो यहाँ पर लेवल्स भी आपके सामने हैं, और साथ ही जो कोरोना के बढ़ते आंकड़े हैं, हालात यहाँ पर परेशानी वाले देखने को मिल रहे, इसका एक असर जरूर बाजार पर दिखेगा। ऊपरी रेंज बैंक निफ्टी की 14,675 से 14,775 की मानकर आप चल सकते हैं, वहीं 14,350 से 14,450 निफ्टी के लिए मजबूत सपोर्ट का काम करते हुए दिखेंगे। वहीं बैंक निफ्टी के लिए ऊपरी रेंज की अगर बात करें तो यहाँ पर 32,525 से 32,675 बैंक निफ्टी पर ऊपरी रेंज होगी। इनके सपोर्ट जोन की अगर बात करें 30,725 से 30,800, इसे बैंक निफ्टी के लिए आप सपोर्ट के तौर पर मानकर चल सकते हैं। लेकिन क्योंकि नतीजों के सीजन की शुरुआत हो चुकी है, वीकेंड के दौरान कौन सी कंपनियों के नंबर्स आए, नतीजे कैसे रहे, ये सब कुछ विस्तार से एक बार कुशल से जान लेते हैं। कुशल, गुड मॉर्निंग, बताएं। गुड मॉर्निंग मानसी। सबसे पहले निफ्टी की जो दिग्गज कंपनी है एचडीएफसी बैंक, उसके वीकेंड के दौरान नंबर्स आते हुए दिखे थे, और यहाँ पर हायर प्रोविजनिंग के कारण जो है थोड़ा सा मुनाफा कम होता हुआ दिखा था जो हमारा अनुमान था उसके मुकाबले, पर एसेट क्वालिटी पर जो है हमें इंप्रूवमेंट देखने को मिली। इनफैक्ट यहाँ पर अगर आप कंपनी का मुनाफा देखें तो वो 18% बढ़कर 8,186 करोड़ पर आता हुआ दिखा था। हमारा अनुमान करीब 8500 करोड़ रुपए का था। और साथ ही अगर आप कंपनी की एनआईए भी देखें तो वहाँ पर भी करीब 12.5% की ग्रोथ हमें देखने को मिली, और ऑलमोस्ट हमारा भी उतना का ही अनुमान था। यही नहीं, जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि जो एसेट क्वालिटी है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे उसमें सुधार आता हुआ नजर आया, जहां पर 1.38% से घटकर जीएनपीए 1.32% पर आता हुआ नजर आया। और साथ ही अगर आप देखें तो जो ब्याज पर ब्याज का 500 करोड़ का प्रोविजन किया गया था, उससे कहीं ना कहीं थोड़ा सा जो मुनाफा है वो हमें कम फिगर आता हुआ नजर आया। तो ये एचडीएफसी बैंक का जो था नंबर्स आते हुए दिखे थे। साथ ही अगर आप देखें तो आईसीआईसीआई लोम्बार्ड यहाँ पर
पर मुनाफा जो है वो इनलाइन आता हुआ नजर आया, करीब 22.5% बढ़कर 346 करोड़ पर। साथ ही कंपनी का जो जीडीपीआई है वो करीब 9.5% बढ़कर ऑलमोस्ट करीब 3500 करोड़ रुपए का फिगर जो है कंपनी ने पोस्ट किया है, और सॉल्वेंसी रेशियो भी काफी मजबूत आता हुआ नजर आया है। माइंडट्री भी जो है शुक्रवार बाजार बंद होने के बाद इसके नंबर्स आते हुए दिखे थे, और अनुमान से काफी बेहतर साइड पर नंबर्स यहां पर इन्होंने पोस्ट किया है। इनफैक्ट जो डॉलर आय है हमारा अनुमान 28.8 का था, और एग्जैक्टली उसी के बराबर जो है कंपनी ने डॉलर आय अपनी पोस्ट की है। साथ ही कंपनी की मार्जिन्स यहां पर बीट आता हुआ नजर आया है। 17.8% का हमारा अनुमान था, उसके मुकाबले करीब 18.5% के मार्जिन्स कंपनी ने रिपोर्ट किया, और साथ ही कंपनी का जो मुनाफा है वो 317 करोड़ पर आता हुआ दिखा है। हमारा अनुमान 300 करोड़ रुपए का था। कंपनी ने फाइनल डिविडेंड भी दिया है 17.5 रुपए प्रति शेयर का। एमएमटीसी यहां पर मुनाफे से घाटे में आती हुई दिखी है। कंपनी का मुनाफा है इनफैक्ट जो पिछले साल करीब 13 करोड़ का था, 52 करोड़ का घाटा इस बारी कंपनी ने पोस्ट किया है। साथ ही कंपनी की अगर आप आय देखें तो वहां पर करीब 40% की ग्रोथ है, पर जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वहां पर 78% का कट आता हुआ दिखा है। और अंत में भारत इंजीनियरिंग एंड पॉलीमर्स, यहाँ पर नंबर्स शानदार रहे हैं, हालांकि लो बेस है पिछले साल का, पर मुनाफा अगर आप देखें तो 21 गुना बढ़कर आता हुआ दिखा है, 8 करोड़ से 163 करोड़। साथ ही कंपनी के जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वहां पर भी ऑलमोस्ट करीब 13 करोड़ से बढ़कर 219 करोड़ का आंकड़ा ये पहुंचते हुए नजर आए हैं। बिल्कुल कुशल, शुक्रिया ये सारे नतीजों के रिव्यूज हमें बताने के लिए। लेकिन खबरों वाले शेयर्स कौन से हैं, आज कौन से ट्रिगर्स अहम हैं, ये अब दीपांशु से जान लेते हैं। दीपांशु बताएं। मैक्रोटेक की लिस्टिंग होने वाली है, तो वहां पर हमारी नजर रहेगी। 486 पर शेयर का इशू प्राइस है। इसके अलावा एसीसी के नतीजे आ रहे हैं, और साथ ही आईसीआईसीआई प्रू पर भी नजर रहेगी। फार्मा स्टॉक्स फ्रंट एंड सेंटर फोकस में रहेंगे। ग्लेनमार्क फार्मा, जैसे कि हमने आपको पिछले हफ्ते ही बता दिया था, इनकी जो यूनिट है ग्लेनमार्क लाइफ साइंसेज, वो आईपीओ के लिए तैयारी कर रही है। सेबी में इन्होंने अर्जी डाल दी है। 1160 करोड़ का फ्रेश इशू होने वाला है। 73 करोड़ शेयर्स का होगा ऑफर फॉर सेल। सिप्ला, कैडला, डॉक्टर रेड्डीज, जुबिलेंट फार्मोवा, अन्य रेमडेसिविर बनाने वाली कंपनीज फोकस में रहेंगी, क्योंकि सरकार के ऑर्डर्स पर कंपनीज ने रेमडेसिविर की कीमतें घटा दी हैं। जहां पर कैडला में हमने देखा है 2800 से अब 900 रुपए के कर दिए हैं प्राइसेस। सिप्ला ने 4000 से घटाकर 3000 कर दिए हैं प्राइसेस। जुबिलेंट 4700 से 3400, और डॉक्टर रेड्डीज ने भी 5400 से घटाकर अब 2700 के प्राइसेस कर दिए हैं। इसके साथ ही कंपनीज अपने रेमडेसिविर के प्रोडक्शन को भी बढ़ा रही हैं, जैसे कि हमने आपको पहले बताया था। इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन के सप्लाई पर रोक लगा दी गई है। 22 तारीख से इंडस्ट्रियल इस्तेमाल के लिए ऑक्सीजन की सप्लाई रोक दी जाएगी सरकार के ऑर्डर्स पर। सिर्फ मेडिकल यूज के लिए ऑक्सीजन का सप्लाई रहेगा। 9 सेक्टर्स को रिलीफ दिया गया है। 9 सेक्टर्स के लिए इंडस्ट्रियल सप्लाई के लिए ऑक्सीजन चलती रहेगी, बट बाकी सेक्टर्स की जितनी भी ऑक्सीजन है अब वो मेडिकल यूज के लिए इस्तेमाल होगी। इसके अलावा कोल्टे पाटिल डेवलपर्स, यहां पर नजर रखिए, Q4 का ऑपरेशनल अपडेट दिया है। नई बिक्री में आपने 42-43% की बढ़त देखी है। कलेक्शन में हमने 16% की बढ़त देखी है, और अब तक का ये सबसे ज्यादा एक तिमाही का कलेक्शन कंपनी की तरफ से आते हुए दिखा है। रियलाइजेशंस 12% बढ़े हैं, और कुल सेल्स वॉल्यूम में भी 27% की आपने बढ़त देखी है। तो काफी अच्छा अपडेट आया है इस कंपनी की तरफ से। टेलीकॉम कंपनीज भी फोकस में रहेंगी। डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम ने कंपनियों को स्पेक्ट्रम का आवंटन किया है, जहां पर हमने देखा है कि कुल 2300 करोड़ से ज्यादा के स्पेक्ट्रम का आवंटन कर दिया गया है, जिसमें एयरटेल को लगभग 160 करोड़ का स्पेक्ट्रम मिला है, और जियो को लगभग 2150 करोड़ का स्पेक्ट्रम दिया गया है। केसी इंटरनेशनल, इन्होंने वरोरा कुर्नूल ट्रांसमिशन के साथ करार किया है। ये कंपनी अदानी ट्रांसमिशन की सब्सिडरी, तो एक तरह से अदानी ट्रांसमिशन के साथ इन्होंने करार किया है। आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना में बचे हुए ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट्स के लिए ये करार है। कुल वैल्यू 477 करोड़ रुपए की है। और अदानी ग्रीन, यहां पर इन्होंने टॉरेंट पावर से 150 मेगावाट के सोलर पावर प्रोजेक्ट के लिए ऑर्डर मिला है। इसकी कमिश्निंग Q3 FY23 तक होने का अनुमान लगाया जा रहा है। बिल्कुल दीपांशु, शुक्रिया ये तमाम खबरों वाले शेयर्स बताने के लिए। तो ये तो ही खबरों वाले शेयर्स और वीकेंड पर आए नतीजों की बात, लेकिन हमारे खास शो बाजार आज और कल में HDFC सिक्योरिटीज के VK शर्मा ऑप्शन की दमदार रणनीति बताते हैं। चलिए आपको ये दमदार रणनीति अब बता देते हैं। तो आज मैं 2 स्टॉक लेकर आया हूँ, एक तो सन फार्मा और दूसरा है SRF, केमिकल और फार्मा इंडस्ट्री से रिलेटेड। तो सन फार्मा में तो यहाँ पे मेरा सजेशन है कि 650 की कॉल अप्रैल महीने की ली जा सकती है। 15 रुपये 50 पैसे पे आज का क्लोजिंग था, वहां पर स्टॉप लॉस रखें 11 रुपए का, और टारगेट आपका रहेगा 23 रुपए का। दूसरी तरफ SRF, ये आप कॉल ले सकते हैं अप्रैल महीने की 6200 स्ट्राइक प्राइस की,
ये 131 रुपए पे लें, स्टॉप लॉस रखें 100 रुपए का, टारगेट आपका रहेगा 175। कई सारी चीजें हैं। क्विकली ट्रेडिंग कॉल्स आपको बता देते हैं। चॉइस ब्रोकिंग की राय वोकहार्ट फार्मा पर है। कैश मार्केट में खरीदारी कीजिएगा। टारगेट 480 के मानकर चल सकते हैं। 445 का स्टॉप लॉस देखा जा सकता है। यहाँ पर 445 का स्टॉप लॉस लगाएं, खरीदारी का मन बनाया जा सकता है। आनंद राठी 870 के टारगेट्स को ध्यान में रखते हुए अमारा राजा पर खरीदारी की कॉल दे रहे हैं। 780 का स्टॉप लॉस लगेगा। 870 तक के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। चलिए हमारे साथ अब मार्केट एक्सपर्ट नीलेश जैन, एवीपी इक्विटी टेक्निकल रिसर्च सेंट्रम ब्रोकिंग से जुड़ गए हैं। नीलेश जी, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। क्विकली इंडेक्स पर आपका नजरिया और साथ ही आपके रिकमेंडेशन भी बता दीजिए। गुड मॉर्निंग मानसी जी। मानसी जी देखिए, बाजार में हम देख रहे हैं एचएस निफ्टी इंडिकेट कर रहा है लगभग 200 पॉइंट का गैप डाउन आपको देखने को मिल सकता है। 14,500 का इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर वो ब्रीच होता है तो यहाँ पे फॉलो अप सेलिंग भी हमको देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे मार्केट की अनसर्टेनिटी और जिस हिसाब से वॉलेटिलिटी देखने को मिल रही है, मेरी सलाह होगी कि फिलहाल वेट एंड वॉच मोड में रहना चाहिए। कोई ट्रेड फिलहाल निफ्टी पे बनता हुआ नजर नहीं आ रहा है। अगर 200 पॉइंट की गैप डाउन ओपन होती है तो यहाँ पे और फॉलो अप सेलिंग हमको देखने को मिल सकती है। ग्लोबल बाजार वीक है और तो एक बार के लिए निफ्टी में और बैंक निफ्टी में दोनों में ही अवॉइड करने की सलाह होगी। कोई भी ट्रेड फिलहाल बनता हुआ नजर नहीं आ रहा है। यहाँ पे स्टॉक्स एंड सेक्टर स्पेसिफिक एक्शन हमको देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे फार्मा सेक्टर अच्छा लग रहा है। सिप्ला में खरीदारी करने की सलाह होगी 922 के स्टॉप लॉस से 970 के टारगेट्स के लिए। वहीं दूसरा स्टॉक होगा नाम इंडिया, जहाँ पे बहुत ही ज्यादा लॉन्ग बिल्डअप हमको देखने को मिली थी। स्ट्रक्चर काफी पॉजिटिव है। 331 के स्टॉप लॉस से नाम इंडिया में खरीद के चल सकते हैं 351 के टारगेट के लिए। ओके नीलेश जी, शुक्रिया ये तमाम जानकारी के लिए, अपने रिकमेंडेशन हमें बताने के लिए। हमारे साथ मोतीलाल ओसवाल कमोडिटीज के एनालिस्ट अमित सजीजा जी जुड़ गए हैं। अमित जी, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। बुलियन मार्केट और कच्चे तेल की चाल पर आपके रिकमेंडेशन दोनों ही हम जानना चाहेंगे। जी गुड मॉर्निंग। देखिए, गोल्ड में हमने पिछले हफ्ते स्पॉट गोल्ड में खास करके $1750 का ब्रेकआउट आते हुए देखा है और उसके ऊपर ही ट्रेड हो रहा है। तो ये तेजी जारी रहने की उम्मीद है और अपसाइड में हमें डोमेस्टिक मार्केट में 47,550 तक के लक्ष्य देखने मिलेंगे। इस ट्रेड के लिए 47,100 के आसपास एंट्री की जा सकती है। वहीं सिल्वर की बात करें तो हमने अच्छी तेजी आते हुए देखी है और मुझे लगता है कि तेजी कंटिन्यू होगी। 69,400 का लक्ष्य लिया जा सकता है। 68,400 के आसपास मुझे तो एंट्री की जा सकती है 67,900 का स्टॉप लेकर। और वहीं अगर क्रूड की बात करें तो क्योंकि जियोपॉलिटिकल रिस्क प्रीमियम काफ़ी हाई है बिकॉज यूएस ने जैसे रशिया पे सैंक्शंस लगाए हैं, तो उसके चलते हम देखेंगे क्रूड जनरली हायर रेंजेस में ट्रेड करेगा। तो मैं 4680 के करीब बाइंग की सलाह दूंगा 4800 के टारगेट के लिए और इस ट्रेड के लिए 4610 का स्टॉप लिया जा सकता है। बिल्कुल अमित जी, शुक्रिया ये तमाम जानकारी के लिए और अपने रिकमेंडेशन हमें बताने के लिए। चलिए अब वक्त है ब्रोकरेज रिपोर्ट्स जानने का, यानी कि एफआईआर के एक्शन का। सृष्टि शर्मा हमारे साथ जुड़ गई हैं ब्रोकरेज रिपोर्ट्स लेकर। सृष्टि, गुड मॉर्निंग, बताएं। गुड मॉर्निंग मानसी। एचडीएफसी के नतीजों के बाद मिली जुली ब्रोकरेज रिपोर्ट्स आई हैं। सीएलएसए ने खरीदारी की राय बरकरार रखते हुए 1825 के टारगेट्स दिए हैं। मजबूत नतीजे आए हैं। एसेट क्वालिटी फ्रंट पे भी बैंक काफी मजबूत है, पर आगे चलकर इस पर नजर जरूर रखनी होगी। वहीं जेपी मॉर्गन ने भी ओवरवेट रेटिंग के साथ 1800 के टारगेट्स दिए हैं, पर थोड़ा सा सतर्क नजरिया बरकरार रखते हुए फाइनेंशियल ईयर 22 और 23 का जो ईपीएस अनुमान है उसमें 9% की कटौती की है। वहीं क्रेडिट स्विस को देखें तो उन्होंने आउट परफॉर्म रेटिंग के साथ 1700 के टारगेट्स दिए हैं। इनके हिसाब से नतीजे काफी अच्छे हैं और फाइनेंशियल ईयर 22 और 23 के आय अनुमान में इन्होंने 4 और 1% की बढ़त की है। तो मिली जुली रिपोर्ट एचडीएफसी बैंक पे। अगली रिपोर्ट है ग्लेनमार्क फार्मा पे। कंपनी ने अपनी सब्सिडरी की एपीआई सब्सिडी के लिए सेबी में अर्जी दी है। इसको लेकर जेपी मॉर्गन ने न्यूट्रल रेटिंग बरकरार रखी है स्टॉक पे और मौजूदा भाव से कम 530 के टारगेट्स दिए हैं। इनका मानना है कि जो इस एपीआई इस आईपीओ में जो कि बड़ा हिस्सा होगा वो कर्ज वापसी के लिए इस्तेमाल होगा, जिसके चलते जो अपसाइड देखा जा सकता है वो 5% से कम की गुंजाइश बता रहे हैं, जिसके चलते उन्होंने 530 के टारगेट्स दिए हैं। अगली रिपोर्ट है जेएसपीएल पे। मॉर्गन स्टैनली ने ओवरवेट रेटिंग के साथ 410 के टारगेट्स दिए हैं और
आखिरी में SBI कार्ड्स पे आज मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट आई है। ओवरवेट रेटिंग के साथ 1300 के टारगेट्स दिए हैं। मंथ ऑन मंथ बेसिस पे अगर फरवरी महीने में देखें तो क्रेडिट कार्ड का जो कंपनी का मार्केट शेयर है वो कम जरूर हुआ है, पर एक साल में देखें तो काफी ज्यादा मार्केट शेयर कंपनी ने होल्ड किया है।